बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 12 नवंबर मंगल का दिन और दो इंतहाई अहम खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए मेरे पास मौजूद हैं। सबसे पहली और अहम और बड़ी खबर यह है कि अब से कुछ देर पहले अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम मेन लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तार होने वाली लीडरशिप के अंदर उमर यूब साहब थे, शिबली फराज थे, इसके अंदर अहमद खान भच्चर साहब थे, इसके अंदर जो है ना वो और काफ़ी लोग थे। तो इन सबको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके हवालात में बंद किया गया। हवालात में बंद करने के कुछ देर बाद इनको छोड़ दिया गया। ये क्या कहानी है? ये क्यों कुछ मतलब क्या किया जा रहा है? क्या ये वाकई गिरफ्तारी है या ये शिकस्त का इतराफ है? सुन के थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये शिकस्त का इतराफ नाज़रीन किराम ज्यादा समझ आती है। इसके पीछे असल कहानी क्या है, यानी आज इनको गिरफ्तार करना और गिरफ्तार करके छोड़ने का मकसद क्या है? ये जो नजर आ रहा है ना कि मतलब डराने की कोशिश और धमकाने की कोशिश, इसके पीछे शिकस्त की एक पूरी कहानी है। वो मैंने आपके सामने रखनी है कि इन लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अचानक फिर क्यों छोड़ दिया गया। दूसरी नाज़रीन किराम, सबसे बड़ी खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर, आईनी बेंचेस की हाहाकार मची हुई थी कि आईनी बेंचेस बन रहे हैं और अब जब आईनी बेंचेस बन जाएंगे तो उसके बाद जो है वो खास तौर पर जो मंसूर अली शाह साहब हैं और ये जो मुनीब अख्तर साहब हैं ये फारिग हो जाएंगे। ऑब्वियसली तीसरे नंबर वाला चीफ जस्टिस है तो पहले 3 नंबर वाले ही फारिग हो जाएंगे और चौथे और 5वें नंबर के ऊपर जिसकी सीनियरिटी है यानी कि अमीनुद्दीन खान साहब और जनाब जमाल मंदोखिल साहब, ये बैठकर यानी कि हुकूमत के सबसे फेवरेट जजेस बैठकर फैसले करेंगे, यानी आईनी मामलात के ऊपर और कानूनी मामलात के ऊपर देखेंगे, बाकी सारे बैठकर छोले भटूरे खाएंगे। तो उसके ऊपर बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन किराम, सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट का हथौड़ा चलने जा रहा है और आप यूं समझिए कि पहले ही मुकदमे में आप आईनी बेंचेस को, इन्होंने इतने कवानीन में लूप होल्स छोड़े हैं कि पहले ही मुकदमे में आईनी बेंचेस बढ़ गए। आईनी बेंचेस आप समझिए कि डस्टबिन में जा रहे हैं। ये जो गैर आईनी तौर पर आईनी बेंचेस को बनाया गया था वो डस्टबिन में जा रहे हैं। ये क्या कहानी है? ये दो बहुत बड़ी खबरें हैं, दोनों की तफसीलात आपके सामने जो है ना वो रख देता हूं। सबसे पहले नाज़रीन किराम ये सुन लीजिए, ये जो ड्रामा आज अडयाला जेल के बाहर हुआ। अडयाला जेल के बाहर आज मुलाकात का दिन था। मुलाकात के लिए स्पेशल कोर्ट से इजाजत ली गई थी और वो हुक्मनामा भी मंजर आम पर आ चुका है जिसमें जस्टिस एजाज इसाक खान साहब ने ये हुक्म दिया था कि इनकी मुलाकात करवाई जाए और ये मामला अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की, यानी कि कौन सा जज ऐसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि जिसके सामने ये केस नहीं गए। बहरहाल इस बार अहम तरीन ये चीज ये थी कि जो सुप्रिटेंडेंट जेल है आपका अडयाला जेल का सुप्रिटेंडेंट, उसने अंडरटेकिंग दी थी और उसने कहा था कि जनाब अंडरटेकिंग दे के कहा था कि उनको आने की इजाजत है। तो फिर अचानक ये सब ड्रामेबाजी क्या हुई कि वो वहां पे पहुंचे और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन किराम, इस मकसद को समझिए। इस चीज को करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ दबाना है। असल हकीकत यह है कि जो हमारे यहां फैसला करने वाले हैं, या इसे हम गवर्नमेंट कह के पुकारते हैं, गवर्नमेंट इस वक्त डरी हुई है और इन्होंने इमरान खान से बात करना इनकी मजबूरी है और इमरान खान के साथ बात करके उसको टेबल पे लेके आना इनकी मजबूरी है। लेकिन रियासत के कुछ असूल हुआ करते हैं, वो जब भी किसी से बात करती है तो ये नहीं दिखाती है कि हाँ मैं कमजोर पोजीशन से, मैं पॉइंट ऑफ वीकनेस से बात कर रही हूं। वो पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ है। रियासत हमेशा अपने आप को पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से बात करना सिखाती है, यानी कि वो आर्म ट्विस्ट करती है और उसका दिल होता है कि आर्म ट्विस्ट करके मैं यूं बाजू घुमाऊं और बाजू घुमा के सामने वाले को मुज़ाकरात की टेबल पे बिठाऊं। और ये जो भी गिरफ्तारियां और ये सारी चीजें ना, ये सारी वही ड्रामेबाजी करने। आप कहेंगे तो ये क्यों आर्म ट्विस्ट क्यों किया जा रहा है, ये क्या कहानी है? रियासत क्यों बात करना चाहेगी कि जब सारा कुछ ही उनके कंट्रोल में है तो क्यों बात करना चाहेगी? नाज़रीन किराम, इसके ऊपर मैंने कल रात एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने 4 पॉइंट्स आपको बताए थे और मैंने कहा था वो जहन में रखिएगा, असल वजह वो है। मैं फिर भी आपके सामने दोबारा से एक पॉइंट को दोबारा दोहरा देता हूं, आपको समझ आ जाएगी कि रियासत अब क्यों इमरान खान से बात करना चाहती है। रियासत क्यों चाहती है कि इमरान खान से बातचीत करके तरला मिन्नत किया जाए। हुकूमत क्यों ये चाहती है कि तरला मिन्नत करके इमरान खान को बनाया जाए बहुत सारी चीज़ों पे। उसकी वजह सुन लीजिए। मैं express.co.uk, ये बड़ा ही एक जाना माना वेबसाइट, जानी मानी अखबार, जाने माना जरीदा, उसकी खबर आपके सामने पढ़ रहा हूं। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? डोनाल्ड ट्रम्प्स विन लीव्स पाकिस्तान विद ओनली वन चॉइस बिफोर ही एंटर्स व्हाइट हाउस।
ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद पाकिस्तान के पास सिर्फ एक चॉइस बाकी बची है कि जब से यानी डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में एंटर होने से पहले पहले पाकिस्तान के पास एक चॉइस है। इस पूरे आर्टिकल के अंदर 3-4 चीजें बताई गई हैं और बड़े डिटेल के अंदर बताई गई हैं। ये वो वजह है जो जिस वजह से रियासत अब इमरान खान से बात करना चाह रही है। वजह यह है कि वो ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कभी भी अपने एलाइज को, अपने दोस्तों को नहीं छोड़ता और इमरान खान को अपना दोस्त कंसीडर करता है। खास तौर पर वो वहां पर इंटरव्यू जरूर करता है जहां उसे लगे कि मेरे दोस्तों और मेरे एलाइज को स्टैब्लिशमेंट की मदद से टारगेट किया गया है। तो इसके अंदर पूरा एक एनालिसिस फैक्ट्स के साथ किया गया है। और इस जो मैं पीस ऑफ आर्टिकल की बात कर रहा हूं, इसको ज़ल्मे खलीलजाद जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर यूएस के एम्बेसडर रहे हैं, उसने शेयर किया। यानी कि यूएमए को यारा गरा नत्थु खैरे ने नहीं ये शेयर किया या उसके सामने ये चीज नहीं आई है, ये वो बंदा शेयर कर रहा है। यानी कि वो इंडोर्स कर रहा है इस बात को कि ये जो भी बात लिखी हुई है ये मेरे ख्याल से ओपिनियन, पीस ऑफ ओपिनियन है उसके अंदर, लेकिन वो इंडोर्स कर रहा है कि जो बात लिखी है वो सही लिखी हुई है कि एक चॉइस है पाकिस्तान के पास और इमरान खान को छोड़ना। लिहाजा अब नाज़रीन कराम इमरान खान को छोड़ना, मैं आपको बता दूं ये बात तय है आज 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 2-3 महीने के बाद। ऑब्वियसली बिफोर 20 जनवरी इनके पास बहुत टाइम है। 20 जनवरी से पहले पहले इन्होंने बहुत सारी चीजें करनी है। तो 20 जनवरी से पहले पहले वो सारी चीजें, अब वो दिखाना ये चाहते हैं, यानी गवर्नमेंट दिखाना ये चाहती है कि ये कभी राना सनाउल्लाह के जरिए डायलॉग की ऑफर, कभी अब और साथ में गिरफ्तारियां, गवर्नमेंट दिखाना ये चाहती है कि हम पीटीआई को कमजोर कर रहे हैं, इसलिए चीजें ऐसा हो रही हैं। ये जो मैंने बताया ना कि एक गवर्नमेंट की रियासत की एक पॉलिसी होती है कि भाई आर्म ट्विस्ट करके जब तक आप नहीं बिठाएंगे, यानी पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से इस रियासत ने बात करनी होती है, पॉइंट ऑफ वीकनेस से ये शो करना होता है कम से कम कि हम भाई पॉइंट ऑफ वीकनेस से बात नहीं करें। हालांकि इसी अडयाला के दरवाजे खुले थे, इसी पे फोन पे बात करवाई गई थी, बहुत कुछ हुआ है अंदर, हमें सब मालूम है। तो अगर इमरान खान कमजोर हो तो ये सारी चीजें ना की जाएं, फिर तो इमरान खान कल्ला कमजोर है, फिर ये लोगों को दिखाने की क्या जरूरत है? क्या इन्हें नहीं अंदाजा था? क्या पुलिस को गिरफ्तार करते हुए पता नहीं था कि एक ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली है, एक ऑपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली है और एक ऑपोजिशन लीडर जो है वो सेनेट का ऑपोजिशन लीडर है? क्या गवर्नमेंट को नहीं पता था? पता था। क्या पुलिस वालों को नहीं पता था? पता था। दिखाना ये जानबूझ के किया गया। दिखाना मकसद ये है कि हम भाई इनको ये कमजोर पोजीशन पे आ रहे हैं। हालांकि मामला इससे बिल्कुल उलट है। नाज़रीन किराम, इमरान खान इस वक्त एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन के ऊपर मौजूद है और दो चीजें, उसका ना झुकना और उसका ना, बेशक सिस्टम इन्होंने अपनी मर्जी का कर लिया और वो भी मैं आगे सुप्रीम कोर्ट की कहानी भी आपके सामने सुना देता हूं। बेशक सिस्टम अपनी मर्जी का कर लिया, बेशक बहुत सारी चीजें कर ली, लेकिन नाज़रीन किराम बात इमरान खान से करनी पड़ेगी। उसकी वजह इंटरनेशनल प्रेशर, बिल्ट होता हुआ इंटरनेशनल प्रेशर। उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी जगहों पर इन्होंने सिग्नेचर्स किए हुए हैं, जैसे कि अदम तशद्दुद की जो वो एक कमीशन है उसके ऊपर भी, जिसे 2008 में सिग्नेचर किए थे। अगले रिपोर्ट मांग रहे हैं। उससे पहले बाबे बाइडन का हाथ था, अब बाबे बाइडन का हाथ उठ गया। ठीक है, तो वो बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो कहने का मतलब है ये जो सब कुछ हो रहा है ये आई वॉश है, ये आई वॉश है। अडयाला के बाहर जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई ये आई वॉश है आपका तवज्जो हटाने के लिए। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम जरा दूसरे पॉइंट की तरफ। और मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान से एक बात, ये अगर आप ये कहते हैं ना नहीं इमरान खान से कहां बात की, इमरान खान तो कहता नहीं। हामिद मीर की मैं खबर दे रहा हूं, वो कह रहे हैं जी 4 मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ लोग इमरान खान के पास लेके गए हैं पैगाम मुफाहमत का। उन्होंने कहा पाँच जाओ, मुफाहमत शोमत नहीं होनी है, बात होगी इक्वालिटी के बेसिस के ऊपर, बात होगी मेरी टर्म्स के ऊपर। मैं आपकी टर्म्स से बात नहीं करूंगा, मेरी टर्म्स के ऊपर बात करनी पड़ेगी। और अगर इमरान खान बहुत कमजोर पोजीशन में है तो क्यों राना सनाउल्लाह साहब क्यों ये कह रहे हैं कि हमारा वज़ीर आज़म आपसे जो है ना वो गैर मशरूत बात करने के लिए तैयार है? क्यों कह रहे हैं? कोई ना कोई वजह तो है ना। अब आ जाते हैं जल्दी से असल मुद्दे की तरफ, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मामले के ऊपर। नाज़रीन किराम, सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी ही एक गैर मामूली खबर मौसूल हुई है। हमें यह पता था कि सारे मामलात जो हैं वो आईनी बेंचेस के अंदर जाएंगे और आईनी बेंचेस ही इसको सुनेंगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स इससे कुछ और तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं। वैसे तो आज अमीनुद्दीन खान साहब भी बड़े एक्टिव हुए, एक इजलास हुआ और एक कल इजलास बुलाया जा रहा है और वो बता रहे हैं जी 14 तारीख से हम जो है ना वो मुकम्मल एक्टिव करने जा रहे हैं आईनी बेंचेस को, और आईनी बेंचेस के अंदर जो मामलात हैं वो मरहलावार आएंगे और ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन पीटीआई ने भी बड़ी शानदार हिकमत अमली अपनाई। पीटीआई ने एक बड़ा जबरदस्त मामला किया है, उस वजह से पीटीआई को बहुत ज्यादा, पीटीआई की हिकमत अमली कामयाब होती हुई नजर आ रही है। नाज़रीन किराम, एक इस पूरे मामले में लूप होल है। वो मामला है कि एक रिव्यू पड़ा हुआ है, वो रिव्यू है मखसूस नशिस्तों के केस का, और मखसूस नशिस्तों के केस का रिव्यू जो है वो फुल कोर्ट ने बैठ के किया था। वो फुल कोर्ट ने बैठ के किया था रिव्यू, और उसका रिव्यू लगना है। अब तमाम आईनी माहिरीन और सुप्रीम कोर्ट से खबर आ रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने बैठकर फुल कोर्ट ने रिव्यू किया था तो उसको
माइनॉरिटी के अंदर जजेस बैठकर रिव्यू नहीं कर सकते। मिसाल देता हूं लूप होल क्या है, जिस वजह से अब खबर यह आ रही है कि रिव्यू केस के अंदर फुल कोर्ट बनने जा रहा है, यानी कि आईनी बेंचेस गए खड्डे में, डस्टबिन में। इस बात को समझिए, मैं जरा टेक्निकली आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जो मखसूस नशिस्तों वाला केस था जिसके ऊपर फुल कोर्ट बनी थी और फुल कोर्ट में अक्सरियती जजेस ने पीटीआई के हक में फैसला दिया था, अब उसका रिव्यू फाइल हुआ है, उस रिव्यू को सुना जाना है। अब उस रिव्यू को क्या आईनी अदालत सुनेगी, आईनी बेंचेस सुनेंगे या फुल कोर्ट सुनेगी, ये एक टेक्निकल मामला है। अब लॉ ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का हर एक जज बराबर है, किसी जज को किसी जज पे कोई बर्तरी हासिल नहीं है। मिसाल है, सुप्रीम कोर्ट का सबसे जूनियर जज बराबर है वोट के अंदर किससे, चीफ जस्टिस के। चीफ जस्टिस इसके पास एक्सट्रीम पावर हो, बेशक वो सुपर चीफ जस्टिस ही हो, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तरह, लेकिन उसका वोट बराबर है चीफ जस्टिस के। अब नाज़रीन किराम, अगर 13 जजेस ने बैठकर मामला सुना तो इस वक्त जो ज्यादा से ज्यादा जजेस हैं वो 7 जज हैं आईनी बेंच के अंदर। तो आप मुझे बताइए कि अगर 7 जज भी सारे के सारे बैठ जाएंगे तो रिव्यू कैसे ऐसे हो सकता है कि रिव्यू, आपने मेन केस सुना हो 13 जजेस ने और उसका रिव्यू लग जाए 7 जजों के सामने, जबकि तमाम जज बराबर होते हैं। और कैसा हो सकता है कि सीनियर जजेस जिन्होंने, यानी कि जो ऑथर ऑफ द डिसीजन हो, वो यानी कि रिव्यू का बेसिक कानून यह कहता है कि ऑथर को आपको साथ बिठाना जरूरी है रिव्यू के अंदर, ऑथर का। अब वो जजमेंट लिखी हुई है जस्टिस मंसूर अली शाह ने और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है। ऑथर मना कर दे तो एक अलग बात होती है, लेकिन अगर ऑथर जज मौजूद हो तो ऑथर जज को बिठाए बगैर आप रिव्यू केस सुन ही नहीं सकते हैं। तो ऑथर जो इस जजमेंट के हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह के हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह की मौजूदगी के अंदर आप इसे उनको निकालकर आईनी अदालत सुन ही नहीं सकती इस पूरे केस को। तो अब तमाम एक्सपर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी ये खबरें आ रही हैं कि रिव्यू का जो केस लगने जा रहा है वो फुल कोर्ट के अंदर लगने जा रहा है, यानी कि पहली बार ऐसे होने जा रहा है कि आईनी जजेस बनने के बाद, आईनी बेंचेस बनने के बाद भी इसे फुल कोर्ट सुनेगा। दिस इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग। अब यहां पर सवाल यह पैदा हो गया है कि अगर रिव्यू का केस, मखसूस नशिस्तों के रिव्यू का केस अगर फुल कोर्ट सुनेगा तो फिर जो 26वीं आईनी तरमीम है उसको आईनी बेंच कैसे सुनेगा। यानी कि आप याद रखिए, आपने ये ज़हन में रखना है कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना था तो उसको इंडोर्स करने के लिए फुल कोर्ट बनी थी। क्यों? इसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अंदर तरमीम की गई थी, रूल्स के अंदर कुछ चीजें तब्दील की गई थी। सीनियरिटी और जूनियर को कुछ किसी तरीके से नहीं छोड़ा गया था, कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ रूल्स तब्दील हुए थे। जैसे कि कौन कमेटी बनी थी, उसको इंडोर्स किसने किया था? पूरी फुल कोर्ट ने बैठ के किया था। अब सवाल ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर पैदा हो गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को अगर पूरी फुल कोर्ट बैठ के सुन रही है तो अब 26वीं आईनी तरमीम करके जहां पर आपने पूरी सुप्रीम कोर्ट का ढांचा बदल दिया है, उसे आईनी बेंच कैसे सुन सकता है? वो भी आईनी बेंच वो वाले जो इनके पसंदीदा जजेस हैं। तो वो तो है, उसमें जो फैसला होगा सो होगा, उसके ऊपर तो एक सवाल मौजूद है। लेकिन जहां पर फैसला हो रहा है नाज़रीन इकराम, जो बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार सिचुएशन पैदा हो गई है, वो फैसला हो रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहला फुल कोर्ट बेंच बन रहा है, और वो पहला सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बेंच बन रहा है मखसूस नशिस्तों के ऊपर। इस बात पे पीटीआई को भी दाद देनी चाहिए कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इस चीज़ तरीके को करके रखा है, और ये आइंदा कुछ दिनों के अंदर ये चीज़ें आपके सामने वाज़ेह भी हो जाएंगी। या अफरीदी साहब कितना भागने की कोशिश करेंगे, वो फलाना डरे मौत को लूँ तो मौत अगे, ठीक है, तो वो मौत अगे वाला सीन है। और मैं आपको ये बता दूं कि पीटीआई ने आज क्रिएटिव रिव्यू भी जो है ना, वो क्यूरेटिव रिव्यू भी आज एक फाइल कर दिया है काजी फाइज ईसा साहब की, उस जजमेंट के खिलाफ जो उन्होंने बल्ले वाले केस में दी और उन्होंने वो उसको फारिग कर दिया था। क्यूरेटिव रिव्यू भी उसके अंदर जो है वो कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने जो है ना, वो मैंने आपको बताया था कि एक इजलास किया है और उसके अंदर वो कल से बता रहे हैं जी हम एक्टिव हो रहे हैं और वो 14 को केसेस सुन रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मज़ेदार किस्म की सिचुएशन पैदा हो चुकी है और देखते हैं इस पर क्या होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।